वेलकम टू एग्रीकल्चर बाबा क्लासेस। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में IAS, IFS, JRF, SR नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपसे शेयर करूंगा। आप हमारे वेबसाइट www.agriculturebaba.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं, जहां पर आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सब्जेक्टिव जानकारियां और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियां आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इनमें धाराओं की संख्या 37, की संख्या 5। इसकी स्वीकृति तिथि है 13 सितंबर 2005, जबकि ये पूर्ण रूप से 26 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। उद्देश्य: इस अधिनियम का उद्देश्य संविधान द्वारा महिलाओं को दी गई गारंटी सुरक्षा मूर्त रूप से देने के लिए और महिलाओं के अधिकार को प्रभावी संरक्षण देने के लिए तथा घरेलू हिंसा से शिकार महिलाओं का संरक्षण और पुनरुद्धार करने के लिए इस अधिनियम को गणतंत्र वर्ष के 56वें वर्ष अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। इस पर राष्ट्रपति ने 13 सितंबर 2005 को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। धारा 1 के अनुसार नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। इस अधिनियम का नाम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है। इस अधिनियम का विस्तार जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है। यह अधिनियम अधिनियमित या लागू या प्रवृत्त 26 अक्टूबर 2005 को हुआ था। धारा 2 के अनुसार परिभाषाएं। क व्यथित व्यक्ति: ऐसा कोई भी व्यक्ति जो महिला है और प्रत्यार्थी के साथ घरेलू नातेदारी में है या रही है और प्रत्यार्थी द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार हुई है या प्रत्यार्थी ने घरेलू हिंसा से संबंधित कोई कार्य किया तो ऐसे व्यक्ति को व्यथित व्यक्ति कहते हैं। दूसरा ख बालक: बालक 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत कोई ऐसा बालक आता है जो दत्तक ग्रहीता या सौतेला या पोषित बालक है। घरेलू घटना रिपोर्ट से व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा के किसी परिवाद की प्राप्ति पर निश्चित प्रारूप में की गई रिपोर्ट है। घरेलू नातेदारी: ऐसे दो व्यक्ति के मध्य नातेदारी जो साझा गृहस्थी में रहते हैं या रह चुके हैं, जो संबंधित हैं, समरसता, विवाह, दत्तक ग्रहण या संयुक्त परिवार के साथ साथ रह रहे हैं, पारिवारिक सदस्य हैं। दहेज: इस अधिनियम में दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 अधिनियम की धारा 2 में दिया गया है। मजिस्ट्रेट: मजिस्ट्रेट से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत होता है जो ऐसे क्षेत्र में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहा है जहां व्यथित व्यक्ति अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से रहती है या प्रत्यार्थी जहां निवास करता है या घरेलू हिंसा जहां पर घटित हुई है। आर्थिक सहायता: आर्थिक सहायता से ऐसा प्रतिकर जिसे मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप किए गए व्यय तथा उत्पन्न हुई हानियों के प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने पर प्रत्यार्थी द्वारा व्यथित व्यक्ति को दिलाई जाती है। प्रत्यार्थी: प्रत्यार्थी के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो वयस्क है और जो व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू नातेदारी में रहा है या जिससे इस अधिनियम के अंतर्गत अनुतोष भरपाई की मांग की गई है, अर्थात जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। आश्रय गृह: आश्रय गृह से ऐसा गृह अभिप्रेत है जो एक गृहस्थी के रूप में न होकर राज्य सरकार के द्वारा आश्रय गृह के रूप में स्थापित की गई है। धारा 3 के अनुसार घरेलू हिंसा की परिभाषा: इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए प्रत्यार्थी का कोई कार्य, लोक, कारण, आचरण घरेलू हिंसा के रूप में होगा यदि वह पहला है
व्यथित व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अंग या भलाई की मानसिक या शारीरिक रूप से हानि पहुंचाता है या संकट उत्पन्न कराता है, उत्पन्न कराने वाला होता है और इसके अंतर्गत शारीरिक तथा लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार और आर्थिक दुर्व्यवहार करता है। किसी दहेज या मूल्यवान प्रतिभूत के लिए विधि विरुद्ध मांग की है और इसके लिए वह व्यथित व्यक्ति को प्रताड़ित या तंग करता है या उसे हानि, क्षति या संकट में। शारीरिक दुर्व्यवहार से ऐसा कोई कार्य या आचरण होता है जो ऐसी प्रकृति का होता है जो शरीर को कष्ट पहुंचाता है या जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा करता है या विकास को कम करता है, तो इसे शारीरिक दुर्व्यवहार कहते हैं और इसके अंतर्गत हमला, आपराधिक अभित्रास, आपराधिक बल आता है। लैंगिक दुर्व्यवहार, इसके अंतर्गत लैंगिक प्रकृति का कोई आचरण जो महिला की गरिमा का अपमान, दुरुपयोग, तिरस्कार, अन्यथा अतिक्रमण करता है। भावनात्मक एवं मौखिक दुर्व्यवहार, इसके अंतर्गत ऐसे व्यवहार सम्मिलित हैं जो स्त्री के अनादर, उपहास, अपमान, गाली देना और विशेषकर कोई संतान या पुत्र होने के संबंध में अपमान या उपहास करना, और इसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो व्यथित व्यक्ति से संबंधित है और उसे क्षति पहुंचाने की धमकी बार बार दी जाती है। आर्थिक दुर्व्यवहार व्यथित व्यक्ति को उसके साझे गृहस्थी में से उसके संपत्ति को क्षति पहुंचाना आर्थिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आता है। धारा 4 के अनुसार संरक्षण अधिकारी को सूचना और सूचना देने वाले व्यक्ति के दायित्व का अपवर्जन। कोई भी व्यक्ति जिसके पास विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य किया गया है या संभावना है या किया जा रहा है, तो उसकी सूचना संरक्षण अधिकारी को देगा। यदि ऐसी सूचना सद्भावना पूर्वक सूचना देने के लिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई सिविल या आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। धारा 5 के अनुसार पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। कोई पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिवाद प्राप्त होने पर या फिर घटना स्थल पर उपस्थित होने पर या घरेलू हिंसा के रिपोर्ट प्राप्त होने पर व्यथित व्यक्ति को निम्न अधिकारी की सूचना देगा: संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत आदेश, अभिरक्षा आदेश, निवास आदेश, प्रतिकर्ष या क्षतिपूर्ति आदेश या एक से अधिक राहत आदेशों के बारे में अनुतोष सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए सूचना देगा। धारा 8 के अनुसार संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए उतने संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करेगा जितने आवश्यकता है और उस क्षेत्र का निर्धारण भी करेगा जहां संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगा। यथासंभव संरक्षण अधिकारी महिला होगी और उसके पास ऐसी अर्हताएं, योग्यताएं तथा अनुभव होंगे जैसा निर्धारित किया जाए। धारा 10 के अनुसार सेवा प्रदाता ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए महिला के अधिकारों और हितों का संरक्षण करने के लिए स्थापित सोसाइटी, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत स्थापित या किसी अन्य विधि द्वारा स्थापित कोई रजिस्ट्रीकृत संस्था जब सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास आवेदन करती है और राज्य सरकार रजिस्ट्रीकृत करके मान्यता प्रदान करती है, तो ऐसी संस्था को सेवा प्रदाता कहते हैं। धारा 12 के अनुसार मजिस्ट्रेट को आवेदन करना। कोई भी व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की तरफ से कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक अनुतोष या सहायता प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा या आवेदन प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट कोई कार्यवाही करने से पहले संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से मिले घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचार करेगा। आवेदन प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट 9 दिन के अंदर सुनवाई की तारीख
नियत करेगा। मजिस्ट्रेट प्रत्येक आवेदन को उसकी प्रथम सुनवाई से 60 दिन के भीतर निपटारे का प्रयास करेगा। धारा 13 के अनुसार नोटिस की तारीख। सुनवाई की तारीख नियत होने पर नोटिस मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी को दिया जाएगा, जो यथासंभव शीघ्रता से जो तारीख निर्धारित हो नोटिस देने या फिर नोटिस प्राप्त के तारीख से अधिकतम 2 दिन के अंदर प्रत्यार्थी को सूचना तामील मुहैया कराई जाएगी। धारा 14 के अनुसार परामर्श। इस अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कार्यवाही के किसी स्तर पर प्रत्यार्थी या व्यक्ति को अकेले या संयुक्त सेवा प्रदाता के किसी सदस्य से परामर्श ले। जहां मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश करता है वहां कार्यवाही को अगले 2 महीने अनधिक कम के लिए रोक लिया जाएगा। धारा 15 के अनुसार कल्याण विशेषज्ञ की सहायता। इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट अपने कार्यों के निर्वहन के लिए सहायता प्रयोजन से ऐसा व्यक्ति से जहां संभव हो कि महिला से, चाहे वह व्यथित व्यक्ति से संबंधित हो या न हो, परामर्श ले सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को परिवार कल्याण के उत्थान में लगा हुआ होना चाहिए। धारा 16 के अनुसार कार्यवाही बंद कमरे में किया जाना। यदि कार्यवाही के दौरान मजिस्ट्रेट अपेक्षित समझता है तो और कार्यवाही कोई पक्षकर ऐसी इच्छा करता है तो कार्यवाही बंद कमरे में संचालित की जाएगी। धारा 17 के अनुसार धारा 17 में साझा गृहस्थी में निवास करने का अधिकार दिया गया है। धारा 18 के अनुसार धारा 18 में संरक्षण आदेश का निवारण दिया गया है। धारा 19 के अनुसार धारा 19 में निवास का आदेश दर्शाया गया है। धारा 20 के अनुसार धारा 20 में आर्थिक सहायता को दर्शाया गया है। धारा 21 के अनुसार धारा 21 में अभिरक्षा आदेश यानी कि मारपीट के विषय में दर्शाया गया है। धारा 22 के अनुसार धारा 22 में प्रतिकर आदेश के विषय में बताया गया है। इन सभी आदेशों का प्रवर्तन मजिस्ट्रेट द्वारा कराया जाएगा, अर्थात ये सभी आदेश मजिस्ट्रेट खुद करेगा। धारा 23 के अनुसार अंतरिम और एक पक्षीय आदेश मंजूर करने की शक्ति होती है। मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी कार्यवाही में अंतरिम आदेश जैसा उचित समझें। यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि आवेदन से प्रथम दृश्यता प्रकट हो जाता है कि प्रत्यार्थी ने घरेलू हिंसा का कोई कार्य किया है या कर रहा है या करने की संभावना है तो धारा 18, 19, 20, 21, 22 के तहत के लिए एक पक्षी आदेश कर सकता है। धारा 27 के अनुसार अधिकारिता। इस अधिनियम के तहत अधिकारिता प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की होगी। उसे प्रथम या महानगर मजिस्ट्रेट के अधिकारिता होगी जिसके स्थानीय सीमा के भीतर पहला व्यथित व्यक्ति निवास करता है या कारोबार करता है, स्थायी या अस्थायी तौर पर, या दूसरा है प्रत्यार्थी निवास करता है या कारोबार करता है या नियुक्त करता है, या तीसरा बाद में जहां मारा पीटा गया हो, जहां उत्पन्न हुआ हो। इस अधिनियम के तहत कार्यवाही सुनते समय अन्य कार्यवाही भी न्यायालय कर सकती है। चौथा है इस अधिनियम के तहत पारित आदेश भारत में सर्वत्र परिवर्तनीय आदेश होता है। धारा 29 के अनुसार अपील। उस तारीख से जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया आदेश व्यथित व्यक्ति या प्रत्यार्थी पर तामील किया जाए, जिस पर भी बाद में तामील हो, उस दिन से 30 दिन के अंदर सेशन न्यायाधीश या न्यायालय को अपील किया जाएगा। धारा 30 के अनुसार संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता के सदस्य को लोक सेवा माना जाएगा और वह भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 21 के तहत लोक सेवक माने जाएंगे तथा उन्हें संरक्षण प्राप्त होगा। धारा 31 के अनुसार प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए शास्ति।
प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग इस अधिनियम के तहत अपराध होगा और उसके लिए प्रत्यार्थी को 1 वर्ष तक का कारावास या 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसी कार्यवाही वही मजिस्ट्रेट करेगा जहां तक संभव हो जिसने संरक्षण आदेश दिया था। इस अधिनियम के तहत कार्यवाही करते समय मजिस्ट्रेट आईपीसी की धारा 498 का क्रूरता या दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत भी कार्यवाही को सुन सकेगा तथा विचारण कर सकेगा। धारा 32 के अनुसार प्रसंज्ञान एवं सबूत। इस अधिनियम की धारा 31 के तहत अपराध संज्ञान एवं गैर जमानती होगा और केवल व्यथित व्यक्ति के साक्ष्य पर न्यायालय निश्चित करेगा कि अपराध अभियुक्त ने किया तथा अभियुक्त को प्रत्यार्थी साबित करना होगा कि इस अधिनियम के तहत उसने अपराध नहीं किया है। धारा 33 के अनुसार संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य निर्वहन न किए जाने के लिए शास्ति या दंड दिया जाना। यदि कोई संरक्षण अधिकारी बिना किसी पर्याप्त कारण के मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करने में विफल रहता है या इनकार करता है तो उसे 1 वर्ष तक की सजा या 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। धारा 34 के अनुसार संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का प्रसंज्ञान। संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन या विधिक कार्यवाही बिना राज्य सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी के पूर्ण मंजूरी के बिना नहीं होगी और परिवार पर ही कार्यवाही हो सकेगी। दोस्तों, ये वीडियो केवल यूपीएसआई, एमपीएसआई विभिन्न राज्यों की सिविल सेवाओं परीक्षा के लिए बनाया गया है, न कि जुडिशियल की परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको पहले मिल सके।